नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल साइंस ऑफ एंशिएंट हिंदू में, जहां पे हम ऑब्जर्व और एनालाइज करते हैं एंशिएंट इंडियन स्टोरी और स्क्रिप्चर्स को, उनमें मेंशन सिंबल को और जानते हैं ओल्ड इंडियन रिचुअल को। तो आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत में इस्तेमाल होने वाले रोबोट्स और टेक्नोलॉजी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, रोबोट्स और टेक्नोलॉजी के बारे में। यहाँ पर हम ज़्यादा पुराने समय की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 11वीं और 12वीं सदी के राजा भोज के काल की। जी दोस्तों, चक्रवर्ती साम्राज्य राजा परमार भोज ने ईस्वी सन 1000 से 1055 तक राज किया था। उन्होंने ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बसाया था। उन्होंने कुल 84 ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें से आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं द्वारा रचित सम्रांगण सूत्रधार नाम के ग्रंथ की, जिनमें कुल 83 अध्याय है, जिनके 31वें अध्याय का नाम यंत्र विधान है। जी दोस्तों, जिनमें उन्होंने वर्णन किया है आधुनिक विज्ञान, टेक्नोलॉजी और यंत्र मानव का, यानी रोबोट्स का। तो आज हम बात करने वाले हैं उनमें मेंशन की गई मुख्य 2 टेक्नोलॉजी के बारे में। नंबर 1 यंत्र मानव यानी रोबोटिक्स, और नंबर 2 तरल यांत्रिकी यानी टरबाइन हाइड्रोलिक्स। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं यंत्र मानव यानी रोबोटिक्स की। आज हमें विज्ञान द्वारा रचित कई रोबोट देखने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों आज से करीब 1000 साल पहले रचित किसी ग्रंथ में रोबोटिक्स के बारे में उल्लेख होना अपने आप में ही चौंकाने वाला है। राजा भोज अपने ग्रंथ में उल्लेख करते हैं स्त्री पुरुष प्रतिमा यंत्र यानी ह्यूमनॉइड रोबोट्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं इन स्त्री पुरुष प्रतिमा यंत्र के बारे में। यहाँ पर राजा ने घर पर सेवक और परिजन न हो तो कोई घरेलू काम पूरा करने के लिए बनाए गए स्त्री पुरुष प्रतिमा यंत्र का उल्लेख किया है। ये रोबोट ऐसे होते थे कि इनकी आंखें, गर्दन, तलहस्त यानी हाथ के पंजे, प्रकोष्ठ यानी पार्ट ऑफ एल्बो बेलो, बाह, हस्त शाखा यानी हाथ की उंगलियां भी होती थी। और इतना ही नहीं, इस यंत्र मानव को मानव देह के आवश्यक अंगों और विभिन्न खेलों की प्रशिक्षा भी दी जाती थी, ताकि वो मानव के साथ खेलों में भी हिस्सा ले सके। तो आगे के श्लोकों में राजा भोज इनकी बनावट के बारे में वर्णन करते हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी बनावट के बारे में। तो राजा लिखते हैं कि इनके अंगों के संयोजन में उपयोग होने वाली कीलें बहुत ही चिकनाई वाली बनाई जाती थी और सभी को विधि पूर्वक क्रम में लगाया जाता था। यह संपूर्ण रचना काष्ठमय यानी लकड़ी से बनी होती थी, परंतु उस पर चमड़ा मढ़कर उसे नर या नारीमय स्वरूप दिया जाता था और उसे ऐसा बनाया जाता था कि वह आसानी से हलन चलन कर सके। उसके आंतरिक भाग में लगने वाले चक्रीय दंतों और शक्ति तंत्र को क्रमशः सूत्र में लगाया जाता था। यानी यहाँ राजा भोज रोबोट्स के अंदर लगने वाले गियर बॉक्स और उसे चलाने वाले पावर सोर्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये यंत्र मानव क्या क्या काम कर सकता था। ऐसे विधि पूर्वक बनाया गया यंत्र मानव ग्रीवा को चला सकता था, हाथों को फैला और समेट सकता था, मानव जैसे विचित्र और भिन्न भिन्न कौतूहल भी कर सकता था। इतना ही नहीं, वो खाना बनाना जानता था, जल सिंचाई भी कर सकता था तथा नमस्कार जैसी मुद्राओं द्वारा प्रतिसाद भी दे सकता था। इसके उपरांत यह यंत्र मानव आने वाले को शीशा दिखा सकता था, वीणा आदि वाद्य यंत्र बजा सकता था और नृत्य भी कर सकता था। राजा भोज ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि यह चक्रीय विधि यानी गियर बॉक्स के अनुसार संचालक की बुद्धि यानी इसको चलाने वाले की बुद्धि अनुसार प्रदर्शन भी करने लगता था। राजा भोज के इस ग्रंथ में हमें यांत्रिक दरबान का भी उल्लेख मिलता है, जिसे स्थानीय द्वारपाल यंत्र कहा जाता था। लकड़ी से बनाए गए इस यंत्र मानव के हाथ में एक दंड रखकर उसे घर के बाहर खड़ा कर दिया जाए तो वह अनाधिकारिक चेष्टा कर घर में घुसने वाले को रोक भी सकता था। दोस्तों, इससे पता चलता है कि यह रोबोट ह्यूमन फेस को रिकॉग्नाइज भी कर सकता था। और इतना ही नहीं, अगर उच्च कास्ट रचित यंत्र मानव के हाथ में तलवार और भाला जैसे शस्त्र प्रदान कर दिए जाए तो वह रात्रि में प्रवेश करने वाले चोर और घुसपैठियों को मार भी सकता था। ग्रंथ में वर्णन की गई इस बात से आपको उस रोबोट की पावर और कार्यक्षमता का अंदाजा तो आ ही गया होगा। यानी कि एक वाक्य में कहे तो प्राचीन भारत में इस्तेमाल किए जाने वाले रोबोट्स
आज के रोबोट से कहीं ज़्यादा आधुनिक और क्षमतावान हुआ करते थे। तो चलिए आगे बात करते हैं तरल यांत्रिकी यानी टरबाइन हाइड्रोलिक्स की। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। राजा भोज के समय में टरबाइन पावर सिस्टम का भी इस्तेमाल होता था, जो कि पानी की मदद से बिजली पैदा कर सकता था। जलधारा के शक्ति उत्पादन में उपयोग का वर्णन सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ के 31वें अध्याय में मिलता है। राजा भोज इसके बारे में वर्णन करते हुए आगे लिखते हैं कि बढ़ती हुई जलधारा का भार तथा वेग का शक्ति उत्पादन हेतु उपयोग किया जाता था। जलधारा चक्रों को घुमाती थी और अगर ऊंचाई से धारा गिरे तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता था और उसके भार व वेग के अनुपात में घूमकर शक्ति उत्पन्न होती थी। पानी को संग्रहित कर उसे प्रभावित कर पुनः किया हेतु उपयोग किया जाए तो यह मार्ग से जल का शक्ति में रूपांतरण होता था। यहाँ पर राजा भोज की बातों से पता चलता है कि डैम जैसी कोई व्यवस्था होगी जिसमें पावर जनरेटर जैसे यंत्र लगाकर यांत्रिक शक्ति का विद्युत शक्ति में रूपांतरण किया जाता रहा होगा। राजा भोज द्वारा रचित इस सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ के कुल 83 अध्याय है, जिसके 31वें अध्याय का नाम यंत्र विधान है। उनमें राजा भोज ने लकड़ी के वायुयान पूरा यांत्रिक दरबार, यांत्रिक सिपाही तथा नर नारी यंत्र मानव सहित अनेकों यंत्रों का उल्लेख किया है। राजा भोज का यह ग्रंथ उनके समय में उपलब्ध विश्वकर्मा जी के किसी ग्रंथ का प्रतिरूप है, जिनमें यंत्रों का वर्णन है। भूतकाल में आए काफ़ी सारे विदेशी आक्रमणकारियों तथा लुटेरों की वजह से हमारे बहुत सारे ग्रंथ का नाश हो चुका है। केवल हमारे नालंदा में ही करीब 9 लाख से अधिक स्क्रिप्चर्स और लिपियों का नाश हुआ था, और ऐसे तो कितने विश्वविद्यालय, गुरुकुल और मंदिर होगी जिनको आक्रमणकारियों ने लूटा था, जिसकी वजह से आज हम उन्नत प्राचीन भारतीय टेक्नोलॉजी से वंचित है। लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से वो सारा ज्ञान खोजने की कोशिश करेंगे और भारत को पुनः स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। एक ऐसा भारत बनाएंगे जिसकी रौनक और भव्यता स्वर्ग को भी फीका कर दे। राजा भोज रचित इस अद्भुत ग्रंथ का PDF स्वरूप पाने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंशिएंट इंडियन टेक्नोलॉजी की सीरीज़ की यह हमारी पहली वीडियो है, तो इस सीरीज़ की आगे की वीडियो में हम जानेंगे एंशिएंट विमानिका शास्त्र के बारे में तथा उनमें मेंशन विविध प्रकार के विमान, उनकी बनावट, उनके अंदर लगे फीचर्स तथा उनको उड़ाने वाले पायलट के बारे में, तथा विमान की धातु तथा उनमें लगने वाले फ्यूल की तथा उनमें देखकर बनाए गए वर्तमान प्रयोग की, और भी बहुत कुछ। तो एंशिएंट इंडियन टेक्नोलॉजी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट जरूर करें। जय सनातन संस्कृति, जय श्री राम।